हम जानते हैं इतिहास का कार्यक्रम हम पढ़ रहे हैं। इतिहास के कार्यक्रम में हम सबसे पहला पाठ पाषाण काल का पढ़ते हैं। दूसरा वाला सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता वाला पाठ पढ़ते हैं। नंबर 4 पर मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। उसमें कलिंग का युद्ध पढ़ते हैं, उसमें अशोक को पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद हम गुप्त साम्राज्य पाए जाते हैं और गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ऐसे ऐसे आदि आदि व्यक्ति को पढ़ते हैं। कभी उसमें कालिदास को पढ़ते हैं। अब हम हर देखिए फूलों का आक्रमण पढ़ते हैं। गेट लगा दो जल्दी, गेट लगा दो जल्दी, गेट लगा दो। देखिए फिर 550 में लगभग यहाँ पर जो गुप्त वंश है पूर्ण रूप से धराशायी हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यशोधर्मा गुप्त वंश में यशस्वी राजा था। अब 500 से लेकर लगभग 11वीं शताब्दी तक इंडिया में क्या है, स्वतंत्र एवं छोटे राज्य हैं। छोटे राज्य की है 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। अब तुम यहाँ पर छोटे छोटे राज्य पढ़ो, क्या पढ़ोगे? अब एक छोटा राज्य तुमने पढ़ा था थानेश्वर का। इसमें कौन मुख्य आदमी था? हर्ष राजा, हर्ष सम्राट, हर्ष मुख्य थे, हिंदू सम्राट थे। इनके शासनकाल में एक व्यक्ति आया था, मैं उनके बारे में तुम्हें समझाऊंगा। छोटा सा पार्ट है, देखिएगा। हर्ष चरित किताब वाणभट्ट जी ने लिखी थी और उसमें हर्ष धर्म के प्रति उदारता तथा घटनाओं का कालक्रम लिखा है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के सम्राट हर्षवर्धन उनकी बहन और उनकी बहन को उनके पति की मृत्यु के पश्चात सती होने से उन्होंने रोका था। ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। अपनी उनका जो बहन के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो सती होने से रोका था। और ये सती पति पता है क्यों करना चाहते थे? बेटा देखिए, देख कुप्रथा है और कुप्रथा है। एक आदमी की मृत्यु हो जाए तो उसमें एक लेडीज को बैठा के जलाना कितना गुस्सा है। आपकी उंगली भी जल जाती है, चेंज हो जाती है। एक लेडीज मरना है, उसको आदमी को बैठा अब लेडीज को उसमें बैठा के जला रहे हो, कितनी गलत बात है। तो ये तुम समझो कितनी बुरी बात की ना, एक कितनी बुरी बात की। देखिए अब इनके समय में अब क्या है, इनके समय में एक व्यक्ति आया था, एक मेहमान आया था, एक मेहमान पहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक मेहमान पहियान आया था। तुम पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर याद करोगे, बार-बार यही क्वेश्चन नोट कर जाएंगे और तुम देखोगे कि कहां से पढ़े और कहां कोचिंग ज्वाइन कर। कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, नहीं पढ़ना है तो बड़े लेवल पे 12th में पढ़नी है। बात बताओ, एक मेहमान आया था हुमायूं खान, ये वाला। मैं बचपन से इनकी फोटो देखता था, हुमायूं खान। देख लीजिएगा, हुमायूं खान। अब हुमायूं खान ये चीन से आए थे। कहां से आए थे? अच्छा, ये फोटो किसने देखी पहली बार? और पहले पीछे देखिए, किसी ने इससे पहले देखी? ये व्यक्ति आए थे हुमायूं खान। अब इनके बारे में सुनिए, यहाँ पर पढ़ने आए थे। क्या आए थे? यहाँ पर पढ़ने आए थे। नालंदा स्कूल का क्या नाम था? नालंदा।
का प्रसिद्ध दार्शनिक हुएन भारत आया। वह भारत के दर्शन को जानना चाहता था। तो क्यों आया था? क्योंकि वो भारत के दर्शन को जानना चाहता क्योंकि वो भारत के दर्शन को जानना चाहता था। तो यहाँ पर भारत दर्शन पे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और क्या जानना चाहता? हर्ष के राज्यकाल में आकर वह यहीं का होकर रह गया। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा हो। 15 वर्षों तक। मेरे बच्चों सुनो, 629 में वो आया था, 629 में आया था, 644 में वापस गया। जब गया था तो कई की बुकियों में किताबें भर के ले गया था। मैं तुम्हें समझाऊंगा। मतलब कई हजार पांडुलिपियों के साथ ले गया था और बाकी पूरे जीवन भर उसका उन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत से लेकर चीन में, चाइनीज में। समझिए, बताऊंगा। वह प्रत्येक स्थान पर हर्ष के साथ चला जाता। वह प्रत्येक स्थान पर हर्ष के साथ चला जाता था। हर्ष की प्रत्येक स्थिति को अपनी पुस्तक में लिखता था। हर्ष की प्रत्येक स्थिति को अपनी पुस्तक में लिखता था। देखो यहाँ पर कैसे शासन चलता है। हर्ष के शासन काल में विद्या अपने चरम पर थी। तो विद्या अपने चरम पर थी। ये बात लिखनी है, ये नोट करनी है। विद्या अपने चरम पर थी। विद्या चरम पर। ये लिखोगे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखोगे नंबर मिलेंगे, नहीं याद रखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं किसी पे भी किसी भी दौरान 4-5 दिन जो पाठ चलता है, कभी भी कोई भी बात पूछ सकता हूँ। मैं हर्ष के शासनकाल में चरम पर थी। बिहार के नालंदा नामक नगर में हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय नामक विश्व का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो एक विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। वो कहाँ पर था? बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस जगह कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सब देशों के नाम लिखने हैं। कहाँ से विद्वान आते थे? कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की, एक और रहेगा इंडोनेशिया। हाँ हो गया, एक और आया। यहाँ से लोग आते थे। यहाँ तो सुबह में स्कूल आने में बच्चों को परेशानी होती है और वो दूसरे देश से आते थे। आगे समझिए, अब नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। पूर्णतः यह आवासीय विद्यालय था। इस विद्यालय के बारे में लिखेंगे, यह आवासीय विद्यालय था। आवासीय विद्यालय पूरी दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय। विद्यालय विद्यालय लिखा है। दुनिया का पहला हॉस्टल स्कूल कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे, रुकते थे, अध्ययन करते थे, जीवन में विद्वान बनते थे। पहला विश्वविद्यालय। अब तो हॉस्टल देखो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र मतलब असम यूनिवर्सिटी, वो सब आवासीय विद्यालय हैं। आने बच्चे रोज पढ़ने आने जाते हैं और बाकी जो दूसरे देशों के हैं वो वहां पर क्या होते हैं? रुकते हैं। इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और 20,000 शिक्षक थे। 2,000 शिक्षक थे। विद्यार्थी कितने थे? 10,000। और शिक्षक कितने थे? 2,000। और विद्यार्थी थे 10,000। समझिए कितना बड़ा विद्यालय होगा। अब समझिए, लुटेरों ने इसे लूटा, तोड़ा नहीं बल्कि इसे पूरी तरह जला भी दिया। अब इसको जलाया। इस विशाल पुस्तकालय 3 माह तक धूलकर जलता रहा। जब इसे जलाया गया तो इसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक जला।
हमारे गाँव में होली दहन होता है, होली का दहन तो कम से कम 8-10 दिन तो वो जलती रहती है। वो गाँव को शहर की है, वो गाँव को शहर की है। हाँ, शहर में क्या होता है, इनमें से उसमें अकेला रहते 4-5 जानकार रहते वो तुम्हारे गाँव में होगी। देखिए जब बड़े बड़े पेड़ में जाए जाते हैं तो गाँव में होता है हमारे गाँव में। बात समझिए, अब ये विद्यालय का ज्ञान 3 महीने तक चला। कब तक चला? लुटेरे भारत की ज्ञान संपदा को नष्ट करना चाहते थे। अब इस बात को नोट करना है कि लुटेरे क्या चाहते थे? भारत की ज्ञान संपदा को लुटेरे का उद्देश्य क्या था? लुटेरे का उद्देश्य था यहाँ की ज्ञान संपदा को नष्ट करना। ये इसको नष्ट करना इनका लुटेरे का उद्देश्य था। अब देखिए, हर्ष का समय कला एवं संस्कृति का स्वर्णिम काल था। ये समझने वाली बात है कि कला तथा संस्कृति का स्वर्णिम काल था। वह स्वयं कला एवं साहित्य के पोषक थे। कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट और हर्ष अनन्य मित्र थे। तो बाणभट्ट जो थे एक व्यक्ति थे। बाणभट्ट वो एक कवि थे, एक व्यक्ति थे और उस व्यक्ति की क्या पहचान थी? कवि। उन्होंने एक किताब लिखी थी कादंबरी, मतलब महाकाव्य लिखा था कादंबरी। कादंबरी कहानी पढ़ोगे तो जीवन में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। हमने पढ़ी है 12th क्लास में। 12th में तुम संस्कृत लोगे तो तुम्हें कादंबरी मिलेगी। उसमें कई जन्मों की कहानी है। एक राजा होता है चंद्रापीड़, उसके पापा होते हैं तारापीड़ और उनकी मृत्यु हो जाती है और वो कई जन्मों में कई सारे पात्र इसमें। ये चंद्रापीड़ की कहानी है बब्बे, बहुत आनंदमयी। देखिए कादंबरी वाला पूरा एपिसोड देखना चाहो तो वो पूरी पिक्चर भी है, एपिसोड देखो, बहुत बड़ा है महाकाव्य। अब देखिएगा अगले पेज पर आ जाओ। 647 में हर्षवर्धन के देहावसान के बाद शासन संभालने वाला कोई नहीं बचा। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई बेटा? 647 में। देहावसान का जो होता है देह का अवसान हो गया। क्लियर? और कोई नहीं बचा जो इनकी शासन को संभाल सके। नहीं, एक चित्रकारी होती है उसके बारे में लिखा होगा तो ऐसा क्या बना देते हैं कि उसके हाथ में एक कटोरा था ऐसा, तो वो पहले चित्रकारी होती है। मैं बताऊं, देखिए, अरे रियल समझिए। हाँ, और क्या तुम उस समय के सोच रहे हो? अब देखिए थोड़ी कहानी में बचिए। अतः वर्धन काल समाप्त हो गया और वर्धन काल समाप्त हो गया, केंद्रीय सत्ता विधायक छोटे छोटे वंशों में हाथ में चली गई। जो वर्धन वंश था वो टूट गया, फिर सत्ता किसमें चली गई? छोटे छोटे फिर राज्यों में टूट गई। ये दरअसल काल ही छोटे छोटे राज्यों में चल रहा है। इस बीच में छोटा हर्षवर्धन काल बड़ा होना चाह रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर छोटा हो गया। छोटे छोटे राज्य बना डाले। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से राजा महाराजा देखे, परंतु
हर्षवर्धन के समान ऊंचे चरित्र का कोई नहीं था, बहुत ऊंचे चरित्र के थे। मैंने बहुत से देश घूमे परंतु भारत जैसे नेता में एकता कहीं नहीं मिली। ये कौन कह रहे हैं? हर्षवर्धन, ये हुमायूं स्वांग कह रहे हैं, हुमायूं स्वांग। कई देश देखे पर भारत जैसा कोई नहीं। भारत एक महान देश है, उसकी महानता हर्ष जैसे शासकों के कारण बनी हुई है। अब हुमायूं स्वांग के विचार पढ़िए, हुमायूं स्वांग के विचार पढ़िए क्या है। हर्षवर्धन एक उदार तथा प्रजापालक था। हर्षवर्धन कैसे थे? उदार तथा प्रजापालक। ये कौन कह रहे हैं? हुमायूं स्वांग। तो हुमायूं स्वांग के विचार सुनिए, हुमायूं स्वांग के विचार। तो हर्षवर्धन कैसे थे? उदार तथा प्रजापालक। अगला बोलिए, बोलिए। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पर कम शक्ति का प्रयोग करके विजय पाई। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? छोटे छोटे राज्यों पर कम शक्ति का प्रयोग करके विजय पाई। तो कहने का मतलब है कि बहुत से राज्यों को उन्होंने अपना हाथ में मिला लिया, प्रेम से जीत लिया। कई राजाओं ने सहज हर्ष से मैत्री करके अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। बहुत से लड़की बहुत से राजाओं ने हर्ष से मित्रता कर ली तथा अपने राज्य को हर्ष से दे दिया। हर्ष ने अपने शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय रखी थी। त्रिस्तरीय का मतलब है सबसे ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जेल सरकार। ये बात ध्यान में रखना। जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था कैसी थी? त्रिस्तरीय। तो तुम लोग पढ़ते हो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में पढ़ाया है। तो शासन व्यवस्था कैसी थी? त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर होता है केंद्र, फिर होता है राज्य, फिर होता है जिला। इसी में ये इस व्यवस्था में बटा हुआ। पहले भी केंद्र था, राज्य था, ये था। और ये आज से नहीं है, ये आप देखते हो इस समय मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है और नगर पालिका अध्यक्ष बनना है। आज से नहीं बनना, ये पहले से बनना है। आज से 1400 साल पहले था। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि गुण ऐसे नहीं बन रहे। कोई व्यवस्था आप देखते हो कि टीचर आते हैं, मतलब ये व्यवस्था ऐसी नहीं बनेगी कि इंसान का मुंह डर होता है। अगर ये वोट यहाँ होते ना, यहाँ आज ये होते ना, अभी तो बहुत देर हंसेंगे, धीरे धीरे हंसने बंद कर देंगे। तो आ सकते खाने का यहाँ होता है, इधर होता तो बहुत देर तो एकदम हो जाए तो किसी बच्चे का, लेकिन धीरे धीरे नमन कर देंगे। इसी हिसाब से कोई भी व्यवस्था जो आप देखते हैं वो हर व्यवस्था पुरानी है। अपनी ऐसे पेट का डर है, अब पिटने का डर है?
तो मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, शासन व्यवस्था कितनी थी, त्रिस्तरीय, जो आज भी है, जो आज भी हर्षवर्धन ज्ञानी एवं विद्वानों का सम्मान करते थे। क्या करते थे? देखिए अगला पूछ रहे हैं, हर्षवर्धन के काल में अपराध बहुत कम होते थे। के बाद जरूर लिखिएगा अपराध। कम अपराध हुआ करते थे। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड किसको दिया जाता था? अपराधियों को कठोर। इसलिए वहां पर अपराध नहीं होते थे। धर्म के प्रचार प्रसार में कोई ढील नहीं छोड़ते थे। मतलब धर्म के प्रचार प्रसार में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। पाठ हो गया, 2 लेक्चर हो गए इसके।